हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग रेवेन्यू कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। रेवेन्यू कोड्स का काम क्या होता है? रेवेन्यू कोड्स का बेसिकली काम रहता है कोई सा भी मैटर, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है इस कोड के अंदर उसके साथ डील करने के लिए। सपोज जो भूमिधर है या असामी है, उनके राइट का वायलेशन कर रहा है, उनसे कोई ज़बरदस्ती मतलब अनलॉफुली किसी असामी को लैंड से हटाया जा रहा है या फिर भूमिधर के किसी राइट का वायलेशन किया जा रहा है, तो इन सब मैटर्स को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कौन होता है? रेवेन्यू कोड्स होते हैं। अब इन रेवेन्यू कोड्स में कौन लोग आते हैं? जो भी ऑफिसर्स हैं ना इस कोड के अंदर, जैसे तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार, उस कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो भी अथॉरिटीज, सब डिवीजन ऑफिसर, आपने इतनी सारी अथॉरिटीज़ पढ़ी, ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं जब भी वो कोई लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर को डिसाइड करती है तो उसे हम लोग रेवेन्यू कोड्स कहते हैं। अब नॉर्मल कोड्स भी हैं सीपीसी में, लेकिन कोई सा भी मैटर डिसाइड करना होता है तो उनके लिए कोड के अंदर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो रेवेन्यू कोड्स को प्रेफर किया जाता है। वो सारे मामले रेवेन्यू कोड्स के पास जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो रेवेन्यू कोड्स में वो जो ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे डील करते हैं, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं लोग, तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहती है इस चीज़ की। दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द सिचुएशन, राइट। और अगर हम नॉर्मल कोर्ट्स के पास जाएंगे तो काफ़ी मतलब हेक्टिक प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट सिर्फ इन्हीं मैटर से डील करेगी तो छोटा प्रोसीजर होता है, चीप रेमेडी रहती है। तो ये रीज़न है कि रेवेन्यू कोर्ट्स के पास क्यों जाते हैं। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट था। तो अब हम लोग देखते हैं कोड के हिसाब से इसका मतलब क्या है। तो सेक्शन 4 क्लॉज 16 में ये बताया गया कि इसके अंदर वो सारी अथॉरिटीज़ आएंगी, ठीक है, जो अथॉरिटीज़ इस कोड के अंदर है। वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? तो हम एक एक करके इन अथॉरिटीज़ के बारे में मैं आपको नाम लूँगी, बहुत शॉर्ट में बताऊँगी, क्योंकि ये हमारे वीडियो का पार्ट नहीं है। हमारे वीडियो का पार्ट क्या है? रेवेन्यू कोड्स। लेकिन अगर आपके फेस पे रिंकल्स बनेंगे कि आपको समझना है, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से बस थोड़ा थोड़ा इस पढ़ेंगे इन अथॉरिटीज़ के बारे में, फिर जो हमारा मेन कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे। तो पहली अथॉरिटी जो कि हमारी रेवेन्यू कोड के अंदर आती है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बारे में आपने अलग से पढ़ रखा होगा। ये इस पूरे कोड में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी जुडिशियल मैटर से डील करने के लिए, लैंड के रेस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश में जो भी मैटर्स आते हैं उनको डील करने के लिए जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे अथॉरिटी है वो हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अगला है हमारे पास कमिश्नर, ये सेकेंड नंबर पे आता है। जब मैंने आपको डिवीजन पढ़ाया होगा, याद है मैंने आपको जब डिवीजन पढ़ाया होगा तो देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसे हमने डिवीजन में बांट रखा था, मंडल्स में, राइट। वो जो डिवीजन उन्हें फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा था, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर बांट रखा था। आप देख लेना उसे एक बार। तो उन डिवीजन के हिसाब से अथॉरिटीज़ बनी है। तो जैसे हर एक डिवीजन में 18 डिवीजन है, ये जो उत्तर प्रदेश का स्टेट है उसे 18 डिवीजन में बांटा गया है। तो डिविजन्स के लिए क्या बनाया गया है? कमिश्नर्स को बनाया गया है। एक डिवीजन में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी होगी वो होगी कमिश्नर। स्टेट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन डिवीजन में कौन होगा? कमिश्नर। उसके बाद अगले आते हैं हमारे पास एडिशनल कमिश्नर। ऑब्वियसली वो वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि कमिश्नर के होते हैं। जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट या कमिश्नर जैसे भी कहे वैसे एडिशनल कमिश्नर काम करेगा, ठीक है। फिर अगला है कलेक्टर। कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी। चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इन्हें कहा जाता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर देखना होता है तो जो उसमें सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है वो होता है कलेक्टर का। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एडिशनल कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर का सेम स्टेटस रहता है जो कि एडिशनल कमिश्नर का डिवीजन में रहता है। जो एडिशनल कमिश्नर है वो डिवीजन में काम कर रहा है और जो एडिशनल कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। दोनों सेम है लेकिन एक डिवीजन में काम कर रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट में। अगली अथॉरिटी है हमारे पास सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर को असिस्टेंट कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन काम कर रहा था? कलेक्टर। तो वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट रहता है फर्दर सब डिवीजन में बटा रहता है। तो सब डिवीजन में जो हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है वो होती है हमारे पास सब डिवीजन ऑफिसर की, असिस्टेंट कलेक्टर की। फिर हमारे पास आते हैं एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर। ये वो सारे, उनके पास वो सारे पावर्स हैं, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जो भी इन्हें एसडीओ कहेगा, सब डिवीजन ऑफिसर, या फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है। और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह रही तो जैसा कलेक्टर कहेगी, ठीक है। ये सब कलेक्टर के सबऑर्डिनेट आते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सबसे सबसे अगर ऊंची अथॉरिटी किसकी है? ऑब्वियसली कलेक्टर की है
है ना। तो ये सारे जो भी सब डिवीज़न सब में काम कर रहे हैं वो सब कलेक्टर के अंडर आते हैं। फिर हमारे पास तहसीलदार है, ठीक है, ये एक तहसील के लिए अपॉइंट होते हैं और ऑब्वियसली कलेक्टर के अंडर आएंगे। और ये जो तहसीलदार रहते हैं इनको कौन असिस्ट करता है, इनको नायब तहसीलदार असिस्ट करते हैं। फिर हमारे पास और भी अथॉरिटीज़ है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स, ठीक है। तो यही सारी अथॉरिटी हैं जो कि रेवेन्यू कोड का पार्ट बनते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने अथॉरिटीज़ डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये तो खैर एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको समझ आ जाए। अभी जितनी भी मैंने आपको अथॉरिटीज़ बताई है ना, ये अथॉरिटीज़ जब भी किसी रेवेन्यू मतलब लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड किसी तरीके के मैटर को डिसाइड करते हैं तो इन्हें हम लोग रेवेन्यू कोड कहते हैं। क्लियर। अब हम इसके जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। तो जो जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन 206 से लेके 208 के बीच में दे रखा है। अब जहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे साफ साफ सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन को हटाया जा रहा है, सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन को बार किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो सिविल कोड डिसाइड करती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू कोड को जुरिस्डिक्शन दे रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन को हटाया जा रहा है। तो ये हमारे सेक्शन 206 में दे रखा है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर इस कोड के अंदर, ठीक है, किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या रेवेन्यू बोर्ड के पास है, या रेवेन्यू कोर्ट के पास है, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास है, तो उन मैटर्स को सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी। ठीक है, उन मैटर्स को सिर्फ बोर्ड या रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर्स ही डिसाइड करेंगे, सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। अब मैं जुरिस्डिक्शन के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको दो शेड्यूल जानने होंगे, एक शेड्यूल 2 और एक शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 में बेसिकली क्या लिख रखा है, शेड्यूल 2 में वो सारे मैटर्स लिख रखे हैं जहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जिन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट ही डिसाइड करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास शेड्यूल 3। अब ये जो शेड्यूल 3 है ना, इसे बहुत ध्यान से देखना है। इस थर्ड शेड्यूल में आपको 5 कॉलम देखने को मिलेंगे। तो जो पहला कॉलम है वो सेक्शंस की बात करता है, दूसरा कॉलम बात करता है मैटर्स की, ठीक है, कि कौन से मैटर्स डिसाइड होने हैं, जैसे बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि किसी को इविक्ट करने से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, इन सारे डिस्प्यूट्स की बात करता है। तीसरा कॉलम हमें अथॉरिटीज़ के बारे में बताता है कि कौन सी अथॉरिटीज़ मैटर को, किस मैटर को डिसाइड करेगी। जैसे बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसे सब डिविजनल ऑफिसर डिसाइड करेगी, है ना। उसके बाद जो हमारा फोर्थ कॉलम है, अगर किसी मैटर का फर्स्ट अपील होगा तो कौन करेगा उसका फर्स्ट अपील, वो बताता है फोर्थ कॉलम। उसका लास्ट जो हमारा फिफ्थ कॉलम है वो ये बताता है कि कौन सी अथॉरिटी सेकंड अपील को देखेगी, किन मैटर में कौन सी अथॉरिटी सेकंड अपील को देखेगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। तो अब हम देखते हैं अपने आगे के प्रोविजंस। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो सेकंड शेड्यूल में जो मैटर्स लिखे गए हैं, सेकंड शेड्यूल में ऐसे मैटर्स लिखे गए हैं जैसे कि बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट है ना, या फिर कोई सा भी पोजेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो इन सारे मैटर को सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है, सिविल कोर्ट इन मैटर्स को नहीं सुनेगी। अगला है वो सारे मैटर्स, ठीक है, जो कि सेकंड कॉलम में दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड शेड्यूल के सेकंड कॉलम में दे रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी जिनके बारे में कॉलम 3 में मेंशन्ड है। कोई और कोर्ट के पास पावर नहीं है इन मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। और यही सेम चीज हमारे फर्स्ट और सेकंड अपील के साथ है, ठीक है, सेकंड अपील होगा कि नहीं होगा वो सब हमारा, ये जो हमारा लास्ट कॉलम है ना, फिफ्थ कॉलम, उसमें मेंशन्ड है। अब आप अपील के लिए तभी आएंगे जब आपका जो पहला फर्स्ट इंस्टेंस में जिस कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, सबसे पहले आपको, अब देखो सपोज आपका बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना चाहिए कायदे से सब डिवीजन ऑफिसर के पास। जब आप उसके ऑर्डर या डिक्री से अग्रीव्ड है तब आप जा सकते हैं फर्स्ट अपील के लिए कमिश्नर के पास, आप पहले ही कमिश्नर के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 206। अब हम देखेंगे फर्स्ट अपील के बारे में, जो कि हमारा सेक्शन 207 में है। फर्स्ट अपील में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बात नहीं कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो आपका सूट है फिर एप्लीकेशन है वो फाइनली डिसाइड हो चुका है, डिक्री आ चुकी है, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके पास फर्दर फर्स्ट अपील का राइट है या नहीं है वो तो आपको फोर्थ कॉलम देख के पता चलेगा। और कौन सी अथॉरिटी के पास राइट है ऑब्वियसली फोर्थ कॉलम में ही पता चलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ग्राउंड पे हो सकता है फर्स्ट अपील, किसी तरह की मटीरियल इरेगुलरिटी हो या फिर कुछ स्पेसिफिकली सीपीसी के प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो मतलब ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं, यहाँ पे कंसर्न वाली बात यह है कि फर्स्ट अपील हो रहा है, ठीक है।
अब इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है? लिमिटेशन पीरियड जो है कितने दिन के अंदर मतलब आप फाइल कर सकते हो फर्स्ट अपील के लिए? तो 30 दिन का समय, ठीक है। जब आपका ऑर्डर डिक्री पास हुआ है तो 30 दिन का समय, उसके अंदर आप अपील कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास सेकेंड अपील, जो कि सेक्शन 208 में दे रखा है। तो कोई भी पार्टी अगर फर्स्ट अपील से अग्रीव्ड है तो वो सेकेंड अपील कर सकती है। अब सेकेंड अपील होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन सी अथॉरिटी के पास होगा, ये हमारा कॉलम 5 में मेंशन्ड है। और सेकेंड अपील इतनी जल्दी नहीं हो जाता। सेकेंड अपील सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब किसी तरीके का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व रहता है। और सेकेंड अपील के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है 90 दिन का है। जिस दिन से ऑर्डर डिक्री पास होती है उसके बाद से 90 दिन का समय है, आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ उन मैटर्स की, कुछ उन सिचुएशंस की, केसेस की जहां पे अपील नहीं फाइल किया जा सकता। सेक्शन 209। तो कौन से ऑर्डर डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं है ना, अभी हम वो देखेंगे। तो पहला ये है कि किसी भी तरीके का जो ऑर्डर है डिक्री इस कोड के चैप्टर 5 के अंडर पास होता है, या फिर किसी भी तरीके का ऑर्डर डिक्री आपने अगर किसी तरीके का एप्लीकेशन फाइल किया है कॉन्डेनेशन ऑफ डिले से रिलेटेड, ये लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड है। मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है, वरना खुद में बहुत बड़े हो जाएंगे। फिर आपने किसी तरीके का स्टे एप्लीकेशन फाइल किया है, आपका जो रिवीजन का एप्लीकेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर जो कोर्ट है वो रेवेन्यू कोर्ट किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के केस को रिमांड कर देते, मतलब दोबारा से सुनने के लिए कह देते सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि दोबारा से इसकी सुनवाई करी जाए। या फिर किसी तरीके का इंटरिम ऑर्डर डिक्री है, केस जो है उसे पार्टीज ने आपस में म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़, जैसे सेटलमेंट होता है ना पार्टीज़ के बीच में, तो उस तरीके से उन लोगों ने सपोज उस मैटर को डिसाइड किया है, तो बाद में वो जो है उसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल कर सकती। आपने उसमें पढ़ा होगा आर्बिट्रेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये मतलब ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट जो है वो अपील नहीं सुनती है, ठीक है, अपील बार्ड है यहाँ पे। फिर अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पावर्स है रेवेन्यू कोर्ट की। तो जो पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है ना, वही पावर रेवेन्यू कोर्ट्स की भी है। तो सबसे पहला पावर है रिकॉर्ड्स, पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। जो बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड है, फिर कमिश्नर, वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ठीक है, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से। और सिर्फ उसी मैटर में ये जो ये है पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, ये पावर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैटर्स में एक्सरसाइज किया जाता है जिन मैटर्स में अपील नहीं होती। क्योंकि अपील रहती है तो चांस है कि अगर कुछ गलत हुआ होगा तो सही हो सकता है, अपील नहीं है तो मतलब वो फाइनल हो चुका है। अगर कोर्ट ने गलती करी भी होगी तो सही नहीं हो सकता। तो कोर्ट कौन से कब ऐसा कर सकते हैं? कोर्ट को ऐसा लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है, या फिर जो उसके पास जुरिस्डिक्शन थी उसने उसका एक्सरसाइज नहीं किया, या फिर इलीगल एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। अब इसका लिमिटेशन पीरियड है। लिमिटेशन पीरियड क्या है, कितने दिन में इसे फाइल किया जा सकता है रिकॉर्ड बुलवाने के लिए? 60 दिन के अंदर, ठीक है। फिर अगला है पावर टू रिव्यू। दूसरा पावर टू रिव्यू, ये जो पावर है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। वो अपने जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। जो उसने ऑर्डर या जजमेंट पास किया होगा ना, उसे वो रिव्यू कर सकता है। अब किन सर्कमस्टांसेस में रिव्यू कर सकता है? पहला सर्कमस्टांस ये है कि किसी तरीके का इम्पॉर्टेंट एविडेंस सामने निकल के आ जाता है। जब केस डिसाइड हो रहा था तब वो पार्टीज़ को पता नहीं था, उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन केस डिसाइड हो गया तब वो पार्टीज़ के नॉलेज में आया, तो कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है। या फिर किसी तरीके का एरर है जो कि सामने एकदम साफ साफ रिकॉर्ड्स में दिख रहा है, या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न जो कि कोर्ट के नॉलेज में लाया है पार्टी, ठीक है, तो उसमें जो कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है, रिव्यू का पावर है। अब देखते हैं हम अपना लास्ट पावर, वो है केसेस को ट्रांसफ़र करने का पावर। तो जो बोर्ड है एक रेवेन्यू कोर्ट से दूसरे रेवेन्यू कोर्ट में जो है केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। अब जब ट्रांसफ़र होता है ना, तो जो भी मतलब कोर्ट जिस भी पोस्ट पे रहती है, जिस भी रैंक पे रहती है, उससे या तो किसी सुपीरियर कोर्ट के पास ट्रांसफ़र होगा, या जो कि इक्वल रैंक वाला कोर्ट होगा। किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास मामला नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। सेम डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। अब जो कमिश्नर है या कलेक्टर है या सब डिविजनल ऑफिसर है, उनके पास ये पावर है कि किसी भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर से कह सकते हैं कि ये जो मतलब पर्टिकुलर केस है उनसे विड्रॉ करके अपने पास ले सकते हैं और खुद सुन सकते हैं उस केस को। तो ये भी पावर ऑफ ट्रांसफ़र में आता है। तो आई होप आपको इनके पावर्स क्लियर है, एकदम सेम टू सेम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसा ही है। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आए। नहीं समझ आए तो
चैनल तो अपना ही है, जो मर्जी हो बताओ, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हरे कृष्णा।